जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, हरदम की तरह आज एक फिर नए वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो CISF में एक नई वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, अपन जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस वैकेंसी की जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, आज की वैकेंसी के बारे में। तो जो दोस्तों आज की वैकेंसी है वो है CISF। इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। तो जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है, इसमें जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आज आपको टोटली फुल जानकारी देने वाली हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और क्या क्राइटेरिया है इसका, और टोटल कितनी पोस्ट आई हैं और किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, और इसकी जो पेमेंट है उसके बारे में भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, जिसको इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप PH कैंडिडेट हैं या फिर आपके पास EWS है, तो आपको क्या क्या छूट मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें CISF की जो ये वैकेंसी है तो ये किस पोस्ट के लिए है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो CISF में ASI स्टेनो के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अगर आप नोटिफिकेशन अगर ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो CISF स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट 2022 सर्च करके आप ऑनलाइन भी इस वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फीस की बात कर ली जाए, जो CISF स्टेनो और हेड कांस्टेबल की जो ये रिक्वायरमेंट आई है, इसकी अगर फीस की बात करते हैं तो इसकी जो फीस है तो जनरल, OBC और EWS, पहले कई जगहों पे ऐसा होता है कि EWS को छूट दी जाती है, लेकिन अब EWS को छूट नहीं दी जा रही, उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है। तो जो EWS है, इन तीनों के लिए फीस की बात की जाए तो 100 रुपये फीस है। उसके अलावा ST SC और PH कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फीस कोई भी शुल्क नहीं है, मतलब वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं और इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गई फीस की बात। और अगर पेमेंट मोड की बात की जाए तो आप पेटीएम, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, किसी भी टाइप से पेमेंट मोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई 25 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होती है वो है 25 अक्टूबर। मतलब टोटली 25 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 25 अक्टूबर। तो 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच में ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 25 अक्टूबर को ही आपके फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी। तो दोस्तों, इन तिथियों को याद रखिएगा और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी महत्वपूर्ण तिथि याद रखें और उसके बीच में ही फॉर्म भरें। मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे ही वैकेंसी स्टार्ट होती है और फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तो शुरू में ही फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें, अदरवाइज लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो जाता है और आप एक वैकेंसी में चूक जाते हैं। तो इसीलिए फॉर्म भरने से नहीं चूके, शुरू में ही फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो दोस्तों, पहली तो अपन ने बात कर ली फीस के बारे में, दूसरा अपन ने बात कर ली डेट के बारे में। अब तीसरा टॉपिक जो आता है वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है एज लिमिट। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 साल है। तो अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में कि इस जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इसमें टोटल 540 पदों के लिए ये भर्ती की गई है। और ASI की जो वैकेंसी है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि उसमें कितनी पोस्ट है, और जो हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसकी कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों, जो ASI है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 122, मतलब 122
पदों पर एएसआई की वैकेंसी की भर्ती की जाएगी और 418 पदों पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती की जाएगी। तो टोटल 540 पोस्ट हैं, 122 स्टेनोग्राफर एएसआई की है और 418 पोस्ट हैं। 418 जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये कई उसमें विभाजित है, जैसे जनरल के लिए इतनी है, एसटी/एससी के लिए इतनी है, जो डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए इतनी है। तो उसका अपन पीडीएफ में आगे देखते हैं और विस्तार पे चर्चा करते हैं और विस्तार में आपको बताते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट किसके लिए रिजर्व की गई है। और उसके साथ साथ ही जो स्किल टेस्ट वगैरह है इसमें, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट की कहीं भी नोटिफिकेशन में फिजिकल टेस्ट की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिली है, तो इसमें स्किल टेस्ट है, आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो उसके बारे में अपन पीडीएफ में आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी का पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो डिवीज़न है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है उसमें अगर डायरेक्ट मेल की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी में है 40 सीट, एससी में 13 सीट, एसटी में 37 और ओबीसी में 25 सीट, ईडब्ल्यूएस में 9 सीट और टोटल सीट की बात की जाए तो 94 सीट रिजर्व की गई हैं डायरेक्ट मेल के लिए। अब डायरेक्ट फीमेल की बात की जाए तो अनरिजर्व में 6, एससी में 1, एसटी में 1 भी नहीं, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1, तो टोटल 10 सीट रिजर्व की गई हैं डायरेक्ट फीमेल के लिए। और डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो अनरिजर्व में 11, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 1 भी सीट नहीं है, तो कुल डिपार्टमेंटल सीट 18 रिजर्व की गई हैं। ऐसे तैसे मिला करके अगर टोटल देखा जाए तो अनरिजर्व में 57, एससी में 16, एसटी में 8, ओबीसी में 31 और ईडब्ल्यूएस में 10, कुल 122 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद अगर देखते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट जो मेल की वैकेंसी है वो है 132 अनरिजर्व में, एससी में 47, एसटी में 23, ओबीसी में 86 और ईडब्ल्यूएस में 31, टोटल 319 पद डायरेक्ट मेल के लिए हैं। फिर डायरेक्ट फीमेल की बात की जाए तो अनरिजर्व में है 17, एससी में 5, एसटी में 2, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 3 पद, टोटल 36 पद डायरेक्ट फीमेल के लिए रिजर्व किए गए हैं। और डिपार्टमेंटल का देख लेते हैं तो डिपार्टमेंटल में अनरिजर्व में 33 पद, एससी में 9 पद, एसटी में 4 पद, ओबीसी में 17 और ईडब्ल्यूएस में 1 भी पद नहीं है। तो यह डिपार्टमेंटल टोटल 63 पदों को रिजर्व किया गया है। इसके टोटल की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 182, एससी में 61, एसटी में 29, ओबीसी में 112, ईडब्ल्यूएस में 34, कुल 418 सीट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हैं, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, उसको मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। तो दोस्तों सीट की तो अपन ने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो कम से कम आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वैसे तो एज लिमिट 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं या कुछ स्पेशल पर्सन होते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन, उनको एज लिमिट में कुछ छूट भी दी जाती है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं कि एज लिमिट में किसे कितनी छूट दी गई है। तो अगर एससी और एसटी की बात करते हैं तो उनको एज लिमिट में 5 साल की छूट होगी। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनको अधिकतम 45 साल और जो महिलाएं हैं उनको अधिकतम 40 साल की आयु तक लिया जा सकेगा। सन 2002 में गुजरात दंगे में जो भी लोग शामिल थे उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर को जो छूट दी जाएगी उसके बारे में अगर बात करें तो अधिकतम 5 साल दिया जाएगा छूट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को, अधिकतम 8 साल दी जाएगी ओबीसी को और अधिकतम 10 साल दिया जाएगा एसटी एससी ओबीसी को। अगर अपन एक्स सर्विसमैन की बात कर लें कि एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट दी जा रही है तो उन्हें कम से कम 3 साल की छूट दी जाएगी। तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को एज लिमिट में। और अब बात कर लेते हैं जो डिपार्टमेंटल हैं, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से ही ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी जो एज लिमिट की बात की जाए तो उनकी अधिकतम उम्र
35 साल है, जो मतलब कि जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और लोअर पोस्ट में हैं और वो अप पोस्ट के लिए इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी अधिकतम जो एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। तो 35 साल तक के लोग डिपार्टमेंटली डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टोटल एज में छूट की बात की, किसे किस पोस्ट के हिसाब से और किस कास्ट के हिसाब से, उनके कैटेगरी के हिसाब से किसे कितनी छूट मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है, मतलब रनिंग, लॉन्ग जंप, थ्रो, ये सब चीज़ें नहीं हैं। उसकी जगह पे इस पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी है वो उसमें टाइपिंग कितना टाइम मांगा गया है और किस पोस्ट के लिए कितना टाइम है। तो अगर बात की जाए स्टेनोग्राफर मतलब एएसआई की, तो एएसआई का जो स्किल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर टेस्ट, तो उसमें 10 मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने हैं। तो उसमें 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के वर्ड टाइप करने को आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट की स्किल टेस्ट की बात की जाए, तो इनको अगर इंग्लिश टाइपिंग जो टेस्ट होगा उसमें इनकी मिनिमम स्पीड ऑफ इंग्लिश 35 WPM ऑन कंप्यूटर एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड विथ इन मिनिमम स्पीड ऑफ 30 WPM ऑन कंप्यूटर। अगर WPM की बात की जाए तो वर्ड पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब 1 मिनट में आपको इंग्लिश के 35 वर्ड टाइप करने हैं और हिंदी के 30 वर्ड टाइप करने हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करें। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बात होती है, और जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है तो फिर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कम होती जाती है। इसीलिए जब भी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आए तो आप 100 रुपये को ध्यान ना दें और फॉर्म जरूर भरें। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज होता है कि कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप फॉर्म ज़रूर भरें और परीक्षा ज़रूर दें। हो सकता है कि आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, और अगर सिलेक्शन नहीं हो तो निराश ना हो कि मैंने फॉर्म भरा और सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अगली पोस्ट के लिए भी जब भी कोई वैकेंसी आए उसमें भी फॉर्म जरूर भरें और परीक्षा जरूर देते रहें। तो दोस्तों आज की जानकारी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ अगली जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।